हैं कि अब ये जो मामला है ये निचली अदालतों में चलेगा? पहली बात तो ये कि माननीय उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण पर अभी निर्णय आया ही नहीं। मनवादी मीडिया ट्रायल के माध्यम से न्यायपालिका में दबाव बनाने के लिए जानबूझकर के साजिश के तहत इस प्रकार की खबर चलाई है। हम समझते हैं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय आने के पहले इस खबर को चलाने की जल्दबाजी क्या थी। ये एक सोची समझी साजिश है, मनवादी मीडिया का ट्रायल है। न्यायपालिका पर दबाव बनाने के लिए साजिश के तहत ये कुकृत्य किया गया है, जो हम समझते हैं न्याय हित में नहीं है। तो सर क्या एक्चुअल मामला था, किस तरह से ये आरोप लगाया अब गया? चूंकि जब तक माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय नहीं आता तब तक हम उसमें कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन मीडिया ट्रायल की मैं घोर निंदा करता हूं, जो न्यायपालिका पर दबाव बनाने की साजिश के तहत बिना उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने के बावजूद भी इस प्रकार का गलत खबर चला करके कहीं न कहीं न्यायपालिका से भी खिलवाड़ करने का दुस्साहस मीडिया के लोगों ने किया है। तो जो अभी कोर्ट में केस चल रहा है, क्या कोर्ट की तरफ से आपको कोई भी नोटिस या कोई भी जजमेंट अभी रिजर्व है, इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए। जब तक निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुनाया नहीं जाता है तब तक सकारात्मक नकारात्मक किसी प्रकार की टिप्पणी उस पर नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही सर कानपुर में एक बड़ा अहम मामला सामने आया, जिसमें कानपुर में 10वीं के एक छात्र को कथित तौर पर उसके ट्यूशन टीचर और प्रेमी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और उनके घर पे एक पत्र भेजा गया जिसमें ऊपर अल्लाह अकबर लिखा था। लेकिन जब घटना सामने आई तो वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने ये बात बताई कि वो तीनों ही लोग मुस्लिम धर्म से संबंध नहीं रखते। किस तरह से देखते हैं इस तरह की घटनाओं को और क्या कहना चाहिए? देखिए, तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके परोसना आजकल मीडिया का फैशन बन गया है। जब आप स्वयं बता रहे हैं कि तीनों में से कोई भी मुस्लिम नहीं था, तो इसलिए उसमें धर्म के नाम पर मुस्लिम शब्द का प्रयोग करना न्यायोचित नहीं है। और रही बात, आज उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। हर जगह अराजकता का दौर चल रहा है। आए गए दिन अखबार पढ़िए तो एक नहीं 2500 इस प्रकार की घटनाएं आती हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि आज गुंडे, माफिया, अपराधी, अराजकताओं का हौसला बुलंद है। कानून की गिरफ्त से बाहर सभी अपराधी बेखौफ अपराध और कहर बर्पा कर रहे हैं। यहां तक कि अभी अभी एक अयोध्या के तथाकथित बाबा ने मुझे गोली मारने के लिए 25 करोड़ रुपए का ऐलान किया। पुलिस अभी तक उस पर कार्रवाई करना तो दूर, एफआईआर तक नहीं लिखी। जबकि कभी कोई हर्ष फायर में, किसी शादी विवाह या बर्थडे में कोई अगर हर्ष फायर कर देता है तो उसका असलहा भी जब्त होता है, उसके खिलाफ एफआईआर भी होती है, वो जेल भी जाता है। और यहां 25 करोड़ रुपए का इनाम देने वाला खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस ऐसे अपराधियों को छूने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। यह है कानून गूंगी बहरी अंधी बन गई। तो जिन तथाकथित बाबा की आप बात कर रहे हैं जिन्होंने आपको मारने के लिए 25 करोड़ रुपए का इनाम रखा, क्या उनके खिलाफ आपने कोई अभियोग पंजीकृत कराया या उनके खिलाफ कोई तहरीर? ये कोई आवश्यक नहीं है कि मैं ही एफआईआर कराऊं। प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता भिन्न भिन्न थानों में एफआईआर की कॉपी दिए हैं, लेकिन लिखी नहीं गई है। इसका मतलब है आज अराजक तत्वों को, गुंडे, माफिया, अपराधियों को और इस प्रकार के आतंक और दहशत पैदा करने वाले लोगों को खुला कर खुला संरक्षण मिला हुआ है। इसके साथ ही बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कल अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात कही कि उनका फ़ोन सरकार द्वारा टैप किया जा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है। और उनके साथ ही साथ कई बड़े नेताओं ने अलग अलग जगहों से, जैसे कि
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, इस तरह के और कई बड़े नेताओं ने कहा कि उनको फोन के एप्पल की तरफ से मैसेज दिया गया है या अपने अपने फोन उपभोक्ताओं की तरफ से मैसेज दिया गया कि उनके फोन को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही सरकार द्वारा। ये कोई नई बात नहीं है। जब से पेगासस की चर्चा चली है, तमाम नेताओं के फ़ोन टेप किए जाने की शिकायतें इसके पहले भी आई हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अगर इस प्रकार की शंका व्यक्त की है तो स्वाभाविक रूप से वो निर्मूल नहीं है, कहीं न कहीं उसमें सच्चाई है। एक आखिरी सवाल रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ये बात कही कि तुष्टीकरण की राजनीति भारत की विकास यात्रा में सबसे बड़ी बाधा है। नवंबर में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों और 2024 में लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने राजनीति और राजनीतिक दलों के प्रति आगाह किया कि जो स्वार्थी हितों के लिए असामाजिक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों के आंख में धूल झोंकने में माहिर है। आज केंद्र में उनकी सरकार है, ज़्यादातर प्रदेशों में भी उन्हीं की सरकार है। अगर इस प्रकार की गतिविधियां हैं तो उस पर नियंत्रण कौन करेगा? ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, भाजपा सरकार की जिम्मेदारी है, वो इस पर प्रभावी नियंत्रण करें। रोना किसके सामने रो रहे हैं? जनता के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। सरकार किसी विपक्षी पार्टी की नहीं है, सरकार भाजपा की है और उनके सरकार रहते अगर इस प्रकार की बात आती है तो हम समझते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और इनके प्रदेशों के सभी मुख्यमंत्रियों को कोई नैतिक अधिकार नहीं कि सत्ता में बने रहें। अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनकर के भी इस बात का रोना रोते हैं तो हम समझते हैं ये लोकतंत्र के हितैषी नहीं है, जानबूझ कर उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। और रही बात, आज कुल मिलाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी जो बेसिक मुद्दे हैं देश के नौजवानों के बेरोजगारी को ख़त्म करने का, सरकारी नौकरी देने का, इस पर चुप रहते हैं। आज बड़े पैमाने पर गरीब की संख्या बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी खुद आंकड़ा पेश करते हुए, उनकी सरकार आंकड़ा पेश करते हुए कहती है कि हम 88 करोड़ लोगों को, देश के 88 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल देते हैं। यानी 88 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं जो 5 करोड़ 10 किलो चावल पर जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। उनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, कोई अन्य रोजगार नहीं है, उनके पास खेती नहीं है, उनके पास कोई कारोबार धंधा नहीं है, व्यवसाय नहीं है। तो ऐसे लोग ही 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये 88 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल नहीं देते। 88 करोड़ लोग गरीबी रेखा के जीवन बिताने के लिए मजबूर हैं, जिनकी जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई है। उनके बेटे बेटी को, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई दवाई कहाँ से आएगी? 5 किलो 10 किलो चावल सब कुछ नहीं होता। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे बेसिक मुद्दों को कभी नहीं टच करते। आज महंगाई से लोगों की कमर टूट रही है, इस पर कभी भी केंद्र सरकार की बात नहीं आएगी। आज किसानों को दूना लाभ देने की वादा किए थे। दूना लाभ तो बहुत दूर की बात है। जब जब किसानों के खेत में उत्पाद पैदा होता है तब तब सरकारी क्रय केंद्र नदारद हो जाते हैं। किसानों को बिचौलियों के माध्यम से अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। छुट्टा जानवरों का आतंक उत्तर प्रदेश में अलग से है। 100-200 के झुंड में आकर के किसानों की फसल घंटे 2 घंटे में चल करके बराबर कर देते हैं। वहीं पर छुट्टा जानवरों के लड़ने से, छुट्टा जानवरों के मारने से, छुट्टा जानवरों द्वारा होने वाले एक्सीडेंट से नित्य प्रति प्रदेश में सैकड़ों लोग मरते हैं, वो अलग है। तो इस प्रकार के गंभीर मुद्दों पर केंद्र सरकार क्यों नहीं बहस करती? आज ये ऐसी विफलतम सरकार है जो देश के सरकारी संस्थानों, प्रतिष्ठानों, विभागों को, जिसमें नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थीं, उसको अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथों में बेच रहे हैं।
देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई अदानी और अंबानी को। यानी नौजवानों की सरकारी नौकरियों की उम्मीदों पर भी तलवार चला दिया। और ये जितने भी संस्थान बेचे गए ये सब लाभ वाले संस्थान हैं। अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे। आज भाजपा सरकार अपने चहेतों को मोटा करने में लगी है और देश की जनता को कंगाल बना रही है। और यही कारण है कि आज भाजपा सरकार में 88 करोड़ लोग 5 किलो 10 किलो चावल पर आके मुहताज जिंदगी जीने के लिए मजबूर हुए हैं। यही नहीं, आज लोकतंत्र कुचला जा रहा है। जितनी विपक्ष पार्टियां के नेता हैं वो आवाज को मुखर तरीके से न उठा सके, इसलिए ED CBI इनकम टैक्स लगा दिया जाता है। लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में है पिछड़ा वर्ग आयोग बना है, आज तक चेयरमैन नहीं है। तो इस तरीके से दुहाई देते हैं संस्थान का और चेयरमैन है नहीं। इसी प्रकार से आज संविधान भी खतरे में है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को अनुच्छेद 15(4) 16(4) के तहत आरक्षण दिया गया। बिना किसी लिखित आदेश के आरक्षण निष्प्रभावी किया जा रहा है, शून्य किया जा रहा है। पिछड़े वर्गों को अनुच्छेद 340 के अंतर्गत दिए गए व्यवस्था के तहत 27% जो आरक्षण मिला हुआ है उसको भी शून्य किया जा रहा है। तो ये सब गंभीर मामले हैं, इस पर भाजपा क्यों नहीं गंभीर से होती? वो हवाई फायरिंग करके लोगों के आंख में धूल झोंकने की कोशिश करती है। हम समझते हैं आज तो इससे बड़ा कभी खतरा आया ही नहीं। और वह व्यवसायी जो छोटा व्यवसायी है, जिलों में रहता है, गांव का, शहर का, जो लघु उद्यमी है, सूक्ष्म उद्यमी है, मध्यम वर्ग का व्यापारी है, अभी तक उनका धनशोषण हुआ। अब तो परमानेंट की कमर तोड़ने के लिए सारे प्रकरण, GST से सारे संबंधित प्रकरण ED को सौंपे जा रहे हैं। तो अब तो उनको भी भट्टा बैठाने की पूरी व्यवस्था सरकार ने कर दिया। पहले GST के माध्यम से शोषण होता था, अब GST से संबंधित सारे प्रकरण ED को सौंपा जा रहा है। तो अगर ED के हाथ में जाएगा तो सारे व्यापारी भी तबाह होंगे। तो ये सरकार अपने मतदाताओं की नहीं हुई। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास केवल धोखा साबित हुआ। आज भाजपा सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरह से असफल साबित हुई। एक आपने भी बात रखी कि विपक्ष के जो भी नेता आवाज उठाते हैं तो उनके घर पे ED CBI की जांच बिठा दी जाती है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनके ऊपर लगातार ED CBI की छापेमारी चल रही है, जिसपे आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि गिरफ्तारी क्यों की जा रही है। इससे पता चलता है कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हार का डर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि यहाँ रुकने जा रहे हैं, वो देश के सभी विपक्षी गिरफ्तार करना चाहते हैं और आपने हमेशा ये विपरीत परिस्थितियां अपना काम में लाई हैं, इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न करके अपना उल्लू सीधा कर। नहीं, देखो, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जनता हर चीज का संज्ञान लेती है। और जब जनता गांठ बांध लेती है तो बड़ों बड़ों को सत्ता से बाहर भी कर देती है, जिसकी कभी उम्मीद नहीं होती उसको सत्ता में बैठा भी देती है। इसलिए आज जो भी पाप ED CBI इनकम टैक्स के दुरुपयोग के माध्यम से भाजपा कर रही है, इसके परिणाम भी और दुष्परिणाम भी उसी को भोगने पड़ेंगे।